तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ है दिया हुआ 2 नंबर का और एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग बनाते हैं। उसमें हमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर 2 नंबर का गुणनफल जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ 2 नंबर है 657 और 306, इसके बराबर में एचसीएफ दिया हुआ है 9 उन्हें एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा, ये अपॉन में जाएगा इंटू में अपॉन में, तो 657 गुने 306/9। अब इसको काट सकते हैं हम लोग। 9 7 63, 2 दिया तो 9 दिया 27, 73 गुने में 306 जो कि आपका आ जाएगा 22 33 8। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हमें निकालना है। तो अगला क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। जब अल्फा प्लस अब बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा x² शून्यकों का योग जो कि हमें दिया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, x² माइनस 4x प्लस 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें है दिया हुआ यहाँ पे, तो हम लोग जो है इसका आकृति बना लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारी आकृति है, इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसमें B जो है वो समकोण है। तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि AB जो है वो AB एंड ये अब BC इक्वल है। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लोग पाइथागोरस देखेंगे प्रमेय, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इसके बराबर में ये लंब का स्क्वायर फिर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है आपका AC, कर्ण हो गया वाला AC स्क्वायर, और ये लंब दिया हुआ है AB स्क्वायर और आधार दिया हुआ है BC स्क्वायर। अब BC और AB इक्वल है, तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, इसका मान इसमें ऐसे रख देंगे AC स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दें AB स्क्वायर, BC की जगह AB रख देंगे, BC की जगह AB रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि BC और AB दोनों इक्वल हैं इसलिए। तो ये AC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, अब दैट इज 2AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा ये सिद्ध होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि बिंदुओं A, B तथा बिंदुओं -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें लिख लिया है। अब इसकी आकृति देख लेते हैं, थोड़ा सा आकृति या फिर यूँ कर लो आरेख। तो देखिए यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए हैं A, B और -A, -B। इसको ये x1 ये y1 ये x2 एंड दिस इज y2। अब ये होता है रूट x2 - x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 है हमारा -a और यहाँ x1 है हमारा a, ये दिस माइनस स्क्वायर प्लस में y2 है हमारा -b माइनस और ये y1 है हमारा b इसका स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या हुआ कि रूट अलग अलग दोनों पर हो जाएगा, तो हम लोग इधर देख लेते हैं, तो रूट 4 रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो रूट 4 होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका मान निकालना है हमें। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस पर लिख लेते हैं कॉपी पर। अब जैसा कि कॉपी पर हम लोगों ने क्वेश्चन अब लिख लिया है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग इनका मान एक साइड हल्का सा लिख लेते हैं।
जो कि इसका मान हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि 1045 डिग्री का जो इसकी जो वैल्यू जो होती है वो होती है 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये 1/2। तो देखते हैं 2, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2 1045 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ ये 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री ये भी 1/2 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1/4 माइनस इसका स्क्वायर 1 एंड इसका स्क्वायर 4। तो ये 2 हो गया और ये प्लस का 1/4 और ये माइनस का 1/4 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इसको कॉपी में लिख लेते, तो देखिए कॉपी में लिख लिया है। अब इसकी आकृति जो है उसको एक बार देख लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वृत्त है, इसका केंद्र हमने ओ मान लिया है और एक किसी और बिंदु से टी से, उस बिंदु टी से पी, टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा को मान लिया है। दो स्पर्श रेखा है। अब हमें जो है हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों की लंबाई इक्वल होगी, यानी कि टी पी बराबर जो होगा टी क्यू होगा। तो देखिए इस पे हल्का रचना करते हैं। टी ओ को मिलाते हैं। अब त्रिभुज टी ओ क्यू तथा त्रिभुज टी ओ पी में इसमें क्या होगा कि एक ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर होगा। तो ओ क्यू बराबर में ओ पी क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं तो इक्वल होगा, ये बराबर होता है। एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्या हो वो आपस में बराबर होती हैं। अगला ये कोण जो है, ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा 90 डिग्री का। कोण टी पी ओ ये बराबर होगा कोण टी क्यू ओ, ये होगा ये प्रत्येक 90 डिग्री। वो इसलिए होगा क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाहो तो उसको अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोगों ने ये अभियान लिख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ओ क्यू बराबर ओ पी और कोण टी पी ओ और कोण टी क्यू ओ ये बराबर हैं और टी ओ बराबर जो होगा टी ओ होगा, ये इसमें लिखेंगे उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है ये। अब 3 चीज़ें हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल टी ओ क्यू सर्वांगसम होगा अब ट्रायंगल टी ओ पी के, क्यों होगा बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से। तो अब अगर ऐसा है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, देन क्या होगा कि यहाँ से जो है टी पी और टी क्यू इक्वल होगा, टी क्यू इज इक्वल टू में टी पी, और यहाँ रीजन होगा सी पी सी टी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जो कि हमें सिद्ध करना था, टी पी बराबर टी क्यू, जो कि हो ही गया है। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कॉपी में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने इसमें लिख लिया है। इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा गया है 20 ये दिया हुआ है। कुल कितने बल्ब हैं, कुल जो है 20 बल्ब हैं, 20, ठीक है। 20 है, उसमें से 4 बल्ब खराब हैं, तो खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्ब
खराब बल्ब कितने, 4। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, तो जो अच्छे बल्ब मतलब जो खराब नहीं है, खराब नहीं वाले बल्ब, अगर 20 में से 4 बल्ब खराब है तो बाकी 16 बचे, 16 बल्ब अच्छे होंगे, 16 बल्ब अच्छे हैं। तो देखिए हमें निकालना है कि ये पहले की ये प्रायिकता लेंगे कि यह बल्ब खराब हो, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रायिकता, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, संभावित परिणामों की संख्या या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल ये परिणामों की संख्या लिख लिया। अनुकूल भी हम यहाँ लिख सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये जो है कुल कितने बल्ब खराब हैं, खराब बल्ब हैं 4 हैं, 4 बल्ब खराब हैं कितने में से, 20 में से। तो अगर इसको काटेंगे तो आएगा 1/5, 1/5। अगला देखिए, अगला निकालते हैं। अगला है कि यह बल्ब खराब नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। फॉर्मूला वही होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। चाहो तो फिर से आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग बनाते हैं आगे कि कुल कितने बल्ब खराब नहीं है, अच्छे हैं, तो वो हैं 16 बल्ब अच्छे हैं, और उनकी प्रायिकता कितने में से, 20 में से, कितने में से, 20 में से, 20 में से। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4/5, यानी कि 4/5 आंसर हो जाएगा आपका, 4/5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको लिख लेते हैं कॉपी में, आपको दिख रहा होगा कॉपी में, अब यहाँ लिख लिया है। तो देखते हैं इसको आगे। तो अब जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको देखते हैं। हम लोग कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। अब माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है कोई, ये जो है कोई धनात्मक, और b बराबर मान लेते हैं 4, ठीक है, b बराबर जो है 4 हम लोग ऐसे मान लेते हैं। अब क्या होगा आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि कोई भी नंबर a और b के बीच में अगर कोई r है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, a = b³ प्लस में r, a = b³ प्लस में r, जहाँ जो है r का मान वो b और 0 के बीच में होगा, b और b के 0 के बीच में। तो यहाँ a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4³ प्लस में r, और r का मान इसके बीच में 0 और अब 4 के बीच में है, तो r का मान कितना हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखिए उसके आगे, अब जब r का मान जो है अब 0 रखेंगे, जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4³ प्लस में r था, 4³ प्लस r, तो a बराबर में 4³ प्लस में 0 4³ अगर a 4³ है जो कि खुद में खुद क्या धनात्मक है, धनात्मक, ये सम संख्या आएगी इसमें। जब r बराबर 1 ले लेते हैं तो a बराबर कितना, इसी में रखना है हर बार 4³ प्लस r में, तो 4³ प्लस 1। अगर ये धनात्मक सम संख्या है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, ये विषम संख्या हो जाएगा, विषम, धनात्मक विषम, ठीक है। अगर लेते हैं r बराबर 2 लेते हैं तो a कितना आ जाएगा, 4³ प्लस r, 4³ प्लस में 2। अब अगर धनात्मक विषम था 4³ प्लस 1 और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद धनात्मक
सम संख्या बन जाएगी, धनात्मक सम संख्या बन जाएगी, क्योंकि 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भागा अब जा सकता है। r बराबर 3 देखते हैं। जब r बराबर 3, a बराबर 4 क्यूब प्लस में r, a बराबर 4 क्यूब प्लस में 3। फिर से वही बात, अगर सम संख्या में एक जोड़ देते हैं तो वो विषम संख्या बन जाती है। तो धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, जैसा कि आप लोग जो है ये विषम पूर्णांक या संख्या वगैरह कह सकते हैं। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 हमेशा क्या आता है, धनात्मक विषम पूर्णांक आता है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है, अब जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपी पे लिख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो एक के हम लोग दो आंसर निकाल लेते हैं, या फिर कहिए कि 2 मूल निकाल लेते हैं। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि माना जब x का मान 1 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, 2 गुना 1 माइनस वाई बराबर 2, 2 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, माइनस वाई बराबर 0 और वाई बराबर 0। तो यहाँ रख देंगे x बराबर 1 और वाई बराबर 0। इसी प्रकार अगर हम लोग y बराबर x बराबर 2 मान लेते हैं, या फिर x बराबर 0 मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 माइनस वाई बराबर 2, 0 मानना था, यहाँ 0 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर -2। तो यहाँ ले देते हैं कि x में 0 और y में -2। इसी प्रकार जो है अगला बना ले। तो देखिए इसी प्रकार मैंने अगला जो समीकरण है दिया हुआ उसका भी अब निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको जो है हमें ग्राफ में बनाना है। कोई अगर आपके पास होगा ग्राफ पेपर तो उस पर बना लीजिएगा। अभी तो कोई मेरे पास है नहीं, उपलब्ध तो नहीं है ग्राफ पेपर, तो मैं इसको कॉपी में ये अब बना लेता हूँ। देखिए तो आप जैसा अब देख सकते हैं उसको मैंने कॉपी में इसको उतार लिया है। तो आप जो है इसको कॉपी में नहीं बनाएंगे, इसके लिए एक पेपर आता है अलग, उसको हम लोग ग्राफ पेपर कहते हैं। तो आप लोग उसमें बनाइएगा, उसमें और अच्छा से बनेगा। तो यहाँ पे दो बिंदु थे, 1,0, 0,2, इसको मैंने खोज लिया है और इसको अब मैं मिला दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है। इसी प्रकार मैं अगला जो है इसके भी 2 बिंदु जो है खोज के इसको भी मिला लेता हूँ। आप देखिए, लीजिए इसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो इसका जो ये एक रेखा और ये एक रेखा जहाँ पर मिलती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका जो है मेन आंसर हो गया 1,0, x बराबर 1 और y बराबर 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको कॉपी में लिख लेते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कॉपी में क्वेश्चन उतार लिया गया है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में अब दिया गया है उस एपी का तो हमारा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हो चुका है। 11वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष ये है। तो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अब लिख लिया है। आइए इसकी आकृति ये हल्का फिगर बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन उतार लिया गया है, इसको देखते हैं। तो हम लोग LHS को लेकर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा a फिर प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
इस्तेमाल होगा। अगर बहुत बच्चों को याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये यहाँ मैंने लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे a एंड b, और इसमें a एंड b, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड यहाँ कोसेक स्क्वायर ए एंड अच्छा आगे पीछे लिख दिया, पहले ए स्क्वायर लिख दिया फिर बी स्क्वायर लिख दिया, फिर 2ab भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसमें ठीक से खोलेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2ab, 2 इंटू में कॉस ए इंटू में सेक ए, जैसा कि दिख रहा होगा। अब सेक है, फिर प्लस में ये सेक स्क्वायर है। तो देखिए जितने भी स्क्वायर वाले जो हैं टर्म्स उनको एक साथ लिख देने से साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है को एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ए को एक साथ ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए होता है 1, साइन ए इंटू कॉस ए कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस में यहाँ बच गया 2 इंटू में कॉस ए इंटू के सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए भी होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में 1। मैं यहाँ एक साइड फार्मूला अब लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कोसेक ए होता है 1 और कॉस ए इंटू में सेक ए होता है 1। ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपको होगा याद होगा। देखते हैं अब यहाँ भी एक फार्मूले का इस्तेमाल होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जिसको फार्मूला याद नहीं है मैं एक साइड ले लेता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1। दो फार्मूले और इस्तेमाल होंगे उनको भी लेता हूँ, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और एक और फार्मूला होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए। ये कुछ फार्मूले होते हैं, इनका इस्तेमाल इसमें होने वाला है। इसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ ले देंगे 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये भी यहाँ लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 1 2 और ये 2 इंटू 1 2, यहाँ ले देते हैं, फॉर्मूला है ये फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले हैं, इसको अलग लेते हैं और ऊपर में इसको भी अलग लेते हैं। देखिए 1 2 3 2 5 और 2 7, 7 प्लस में बच गया टेन स्क्वायर है और यहाँ कॉट स्क्वायर है, जो कि हमारा RHS था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं RHS और यहाँ हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेते हैं। तेरहवां क्वेश्चन हम लोग आखिरी में हो सकता है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो प्रकार वगैरह है नहीं, कंपास वगैरह, तो उस क्वेश्चन को आखिरी में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 14 है जो उतार लिया है, देखिए इसके आकृति बना लेते हैं। घड़ी की सुई हमारी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालना है इसमें कि कितना क्षेत्रफल ये तय करेगा 5 मिनट में। तो हमें यहाँ R दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये थीटा निकालना होगा, कितना से कितना कोण हुआ ये। तो देखिए 60 मिनट में, मतलब कि पूरा 1 घंटा जब हो जाता है, 60 मिनट में ये मिनट की सुई जो है पूरा एक चक्कर घूम जाती है। एक चक्कर घूम जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, एक चक्कर जब घूम जाता है तो पूरा 360 डिग्री हो जाता है। तो इस हिसाब से 1 मिनट
मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 360 बटे में 60। अगर 1 मिनट में इतना डिग्री है तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा 360 बटा 60 गुने में 5। तो इसका आंसर निकालते हैं, 6 छक 36, 6 पचे 30, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। आर कितना, 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान यहाँ दिया हुआ है 14 है। तो आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर लिखेंगे, आर इंटू आर, तो ये कट जाएगा 3 3 1 बटे 12 और ये 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 22 गुने 2 गुने 14। तो इसको और काट सकते हैं, 2 के 6 बार में काट सकते हैं, और भी काट सकते हैं, इसको 11 बार में काट सकते हैं, 2 के पढ़ने में उसको 3 बार में। तो फिर बचा 11 गुने 14 बटे में 3, जो कि गुना करने पे इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डिवाइड दे सकते हो या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर लिखना चाहो तो ये भी आंसर ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आंसर ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बात और देखना है कि जो पेपर जो है उसमें से हर क्वेश्चन को नहीं बनाना है, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन को बनाना है। 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हो, कोई से भी 5 क्वेश्चन बनाना है, सभी क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। मैं इसमें हर एक का आंसर बता दूंगा आपको, जो भी अच्छे से समझ में आया होगा आप उसमें से कोई 5 बनाएगा। वैसे ही सेक्शन डी में देखिए, इनमें से जो है कोई 3 के आंसर देने हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 15 देखते हैं। तो जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन हम लोगों ने अब लिख लिया है। अब देखिए हमें ये द्विघात समीकरण है दिया हुआ, और हमें मालूम है कि कोई भी जो है अब द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है, ए का मान आ जाएगा 4, बी का मान आ जाएगा माइनस का 4√3 और इसी प्रकार से सी का मान आ जाएगा 3। देखते हैं आगे, निकालते हैं विविक्तर, जिसको कहते हैं डी, और ये निकलता है फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a4 और सी है आपका। तो देखिए यहाँ स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 4 चौक 16 गुने 3। तो ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 48 बराबर में 0। ये आ गया विविक्तर। मूल जो होंगे यहाँ पे, मूल दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, तो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि अस्तित्व में है। तो अब निकालते हैं मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी, फिर प्लस माइनस में रूट, अब डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो देखिए अब माइनस बी है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट, इसका मान है निकाला हुआ, ये कुछ नहीं। अब डी भी होता है, डी इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा 2e यही होता है, यही इसी का आंसर निकाला हुआ है हम लोगों ने 0। ठीक है, फिर से रख सकते हैं या फिर आंसर भी सीधा निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं एक बार रख देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस 4 गुने 4 गुने 3 में 2a, 2 इंटू में a होता है हमारा 4, ए है यहाँ पे। अब 4, तो देखिए
माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस में रूट। इसका आंसर हम लोगों ने है निकाला हुआ, ऊपर कितना आंसर था 0, देखते हैं 0, 2 चौके 8, तो √0 अब 0 ही होता है तो ये हट जाएगा, 4√3/8, ठीक है, 4√3/8, अब 2 बार आएगा, ये √0 अब 0 ही होगा तो एक बार इसमें 0 जोड़ देंगे और एक बार 0 घटा देंगे तो उतना ही आएगा, 4√3/8, 4√3/8, तो ये 4 से 2 बार कटेगा, ये भी 2 बार कटेगा, तो यहाँ x का आंसर आएगा √3/2 और √3/2 आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन अब लिख लिया है, इसका आकृति बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये रेखा अगर अन्य दो भुजाओं को किसी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। हमें दिखाना है कि AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो आइए देखते हैं, हल्का सा अब लिख लेते हैं इसके बारे में। तो अब जैसा कि अब देख सकते हैं यहाँ पे अब दिया हुआ है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और हमें सिद्ध करना है ये भुजा बटे में ये भुजा बराबर होगी ये भुजा इसके बटे में ये भुजा। तो देखिए क्या रचना करते हैं, ए मतलब BE और CD को मिला लेते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा BE और CD को मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे एक खींचते हैं DN और यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, इसमें एक जो है एक लंब खींचते हैं और इसका नाम M भी दे सकते हैं, N भी दे सकते हैं, मैं M दे देता हूँ, इसका नाम N दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो ये यहाँ लिखना पड़ेगा DM शायद दिख नहीं रहा होगा, DM लंब खींचा है AE पर या AC पर और EN ये लंब खींचा है AD पर, ठीक है। अब देखिए प्रमाण, देखिए प्रमाण क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार है हमारा 1/2, आधार हो जाएगा हमारा AD आधार और ऊंचाई EN, तो AD इंटू में EN, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल इतना, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसी प्रकार हम लोग फिर से निकालते हैं एरिया त्रिभुज ADE जो है हमारा आ गया, ये आ गया 1/2 AD इंटू EN। तो इसमें नहीं, इसमें लिखेंगे इसी प्रकार जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आएगा 1/2, इसका आधार BD और इसका ऊंचाई EN, ठीक है। एरिया ADE फिर से निकालते हैं, ADE जो है ADE एक बार निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ADE एक बार फिर से निकालते हैं, कैसे, 1/2 आधार इस बार मान लेते हैं AE को, तो उसकी ऊंचाई जो है हो जाएगी DM हो जाएगी, DM
और एरिया त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी, सी ई डी, ये वाला त्रिभुज, इसका हो जाएगा आधार हो जाएगा ई सी, तो सी ई डी हो जाएगा 1/2 और आधार हो जाएगा ई सी और ऊंचाई हो जाएगा डी एम, डी एम। इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं और यहाँ समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं समीकरण 1 व 2 से निकालते हैं। समीकरण 1 को डिवाइड कर देते हैं अब 2 से, 1 को डिवाइड कर देते हैं अब 2 से कर देते हैं। हाँ, तो हो जाएगा एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई 1/2 ए डी इंटू में, अच्छा यहाँ ई लिखा हुआ खाली, ई एन होगा यहाँ पे, ए डी गुने ई एन, इसके बटे में एरिया त्रिभुज बी डी ई 1/2 बी डी गुने ई एन। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, यहाँ से बचेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलता है उससे, देखिए तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए एम त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया त्रिभुज सी ई डी, ये आ जाएगा आपका ए और ये आ जाएगा आपका ए सी। समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज बी डी ई और सी ई डी, बी डी ई और सी ई डी क्या है, एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार डी ई पर बने हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस पर एक ही आधार डी ई पर बने हैं। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों का आधार एक ही है और दोनों दो समांतर रेखाओं डी ई और इसके बीच स्थित हैं। अगर ऐसा होता तो 9वीं कक्षा में हमने देखा था कि इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। क्या होगा यहाँ से, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो होगा ये बराबर होगा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो देखिए समीकरण नंबर 6 जो लिखा था, समीकरण नंबर 6 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 6 क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में सी ई डी के जगह हम लोग जो है ए बी डी भी ले सकते हैं, त्रिभुज बी डी ई क्या आ गया, ए बटा ई सी। समीकरण नंबर अब 7 मान लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने निकाला था, ऊपर निकाला था त्रिभुज, पांचवा समीकरण पांचवा निकाला था त्रिभुज ए डी ई बटे में बी डी। देखते हैं समीकरण 5 व 7 से कि अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। देखिए इसका ये एल एच एस और इसका अगर इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, ये वाला भी इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए बटे में ई सी, जो भी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थेस प्रमेय भी कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन अब लिख लिया है, इसकी आकृति हम लोग अब बना लेते हैं। देखिए तो अब देखिए ये आकृति भी कहा गया है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक टावर ए ई, टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, एकांतर अंतर कोण है ये। ठीक है, अगर होगा तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी ई में
में CDE में डी निकालते हैं हम लोग को, ठीक है। CD बटे में डी, CD बटे में डी टेन थीटा। CD हो गया हमारा ये अवलंब, DE हो गया आधार, DE हो गया आधार। तो लंब बटे आधार होता है हमारा टेन थीटा होता है। तो CD दिया हुआ है 7, DE नहीं पता, टेन थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 7 बटे डी, और टेन 45 का मान जो है पिछले क्वेश्चन में भी आया था, पिछले किसी एक क्वेश्चन में 1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो DE बराबर आ जाएगा 7 मीटर। तो DE आ गया 7 मीटर। तो जैसे कि आगे से देखेंगे कि DE कितना है 7 मीटर, तो यहाँ से AB भी कितना होगा 7 मीटर। DE कितना 7 मीटर, तो AB भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। और अगर CD जो है, CD 7 मीटर है, तो BE भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ये भी आमने सामने है तो इक्वल होगा, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखते हैं, ABC में AB बटे में BC, AB बटे में BC, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। AB बटे में BC हो जाएगा टेन थीटा। AB है हमारा लंब, BC है आधार, तो इस हिसाब से हो जाएगा टेन थीटा। AB नहीं मालूम है, BC हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि अगर DE इतना है तो AB 7, AB नहीं BC होगा, BC होगा। यहाँ देखिए AB नहीं BC होगा। अब 7 सेंटीमीटर, जितना ये उतना ही ये भी, जितना ये उतना ही ये भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में 10, अब 60 डिग्री, तो AB बटे में 7, ये हो जाएगा 10, 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। तो यहाँ से AB हो जाएगा आपका 7√3 मीटर। लेकिन हमें जो है टावर की कुल लंबाई निकालनी थी, टावर की कुल लंबाई जो कि आपका होता है AE, और AE है AB प्लस में BE। AB अभी निकाला है 7√3, और BE जो है हमारा है BE 7। CD यहाँ पे CD और BE इक्वल है 7, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 प्लस में 1 मीटर, जो कि आपका आंसर है। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं। अब जैसा कि अब देख रहे होंगे, तो यहाँ पे अब लिख दिया क्वेश्चन कि एक गिलास है, एक छिन्ना की आकार का, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास की इतना व्यास है, धारिता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन NCERT में भी है। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग हो, यहाँ पे 4 हो, ठीक है। तो NCERT का ये होता है क्वेश्चन बेसिकली, तो हम लोग इसको 4 लेके चलते हैं, ठीक है। 4 लेके चलते हैं, आपको 14 से भी आंसर आ सकते हो लेकर, 14 से भी आंसर जो है आप लेकर के आ सकते हैं। तो देखते हैं आकार, इसकी आकृति मान लेते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो 4 दिया होगा, यहाँ पे 4 दिया होगा, 14 नहीं 4 दिया होगा। तो कितना है व्यास 4। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है D/2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। R1 बराबर में 2 सेंटीमीटर। एक और व्यास दिया हुआ है आंतरिक व्यास, ये इसको D2 मान लेते हैं, छोटा वाला। ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या R2 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो 2/2 यानी कट के 1 आ जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर R2 1 सेंटीमीटर आ गया तो देखिए अगर R2 इतना है तो R2 इतना, R1 2 सेंटीमीटर, और H दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है।
तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो इसका मान रखते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, h का मान 14 और r1 का मान रखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने 1। तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 14, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 2 का 2। काट भी सकते हैं इसको, अभी ही काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काटते हैं, एक साथ काटेंगे। 14 गुने में 4 5 और 2 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बचेगा। अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो आ 308 आ जाएगा बटे में 3। अगर मैं इसको अब डिवाइड दूंगा तो आ जाएगा 3 0 और 3 दूनी 6 2, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन में है, तो क्यूब में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें अब दिया हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है इसका। तो इसके लिए अब टेबल बना लेते हैं। देखिए एक और बात देखते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर इसमें मिसप्रिंटिंग हुई 14 दिया था और हम लोग 4 लेके आगे बढ़े थे। अगर यहाँ 14 ही होगा दिया हुआ, अगर यहाँ 14 ही दिया होगा तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कुछ इतना आएगा। इसका आंसर जो है आपका आएगा 836 मीटर क्यूब आएगा। अगर आपका व्यास जो है, व्यास 14 दिया होगा, व्यास 14 दिया होगा, यानी कि R1 जो है आपका 14/2 7 आएगा, बाकी R2 उतना ही रहेगा और H जो है वो भी उतना ही रहेगा। अगर ये सब दिया होगा तो आप, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसमें माध्य निकालना है, तो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमें क्वेश्चन में ही है दिया हुआ एक वर्ग अंतराल और ये क्रम आता है, इसको हम लोग f से लिखते हैं। हमें x निकालना होता है। x कैसे निकालते हैं कि वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देते हैं, ठीक है, x1 + x2/2 ऐसा कुछ होता है। तो देखिए इसको निकाल देते हैं। तो ये आएगा 100 और 150। तो देखते हैं 100 और 150 बटे में 2, यानी कि 250 बटे में 2, यानी कि 125। तो ये आपका आ जाएगा 125। अगर इसी प्रकार अगर हर एक का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 175 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, ये 275 आ जाएगा और ये 325 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है f इंटू में x, fi इंटू में x है या फिर f इंटू में x कह लीजिए। हमें इसको गुना करना है। तो 4 को गुना करेंगे 125 से आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखते हैं आगे। 5 को गुना करेंगे 175 से तो आ जाएगा 875। इसी प्रकार 12 को गुना करेंगे 225 तो आ जाएगा ये 2700 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को गुना करेंगे 275 से तो ये आपका आ जाएगा, 2 को करते हैं तो 2 दूनी 4 और 150, मतलब कि 550। इसको काट देते हैं, 550 आ जाएगा। ठीक है, 550 यानी कि, और 2 को अगर 350 करेंगे तो ये आ जाएगा 650 आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6। अब माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। तो हमें सिग्मा f क्या होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको निकालना होता है, यही हमारा होता है सिग्मा f। तो इसको अब जोड़ देंगे इनको तो कुल इतना आता है। तो देखो माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा f(x) बाई
सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आया है 5275 और हमारा सिग्मा एफ आया हमारा 25। और अगर इसको अगर काटेंगे डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 211, जो कि हमारा आंसर हो गया माध्यम। तो आज की क्लास यहीं तक।